दोस्तों, इस साल की सबसे हैरान करने वाली ये कहानी है। जो बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पुलिस विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी डीजीपी पर आरोप है कि इन्होंने अपने बेटे की पत्नी के साथ इन्हें प्यार हो गया और उस प्यार को इनके बेटे ने देख लिया किसी कमरे में, और उसके बाद से डीजीपी साहब ने अपने बेटे को ही रास्ते से हटा दिया। और रास्ते से हटने के बाद इसी बेटे का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है 16 मिनट का। और इस 16 मिनट के वीडियो में यह लड़का कहता है कि मेरे पिता के मेरे पत्नी के साथ संबंध थे, जिसको मैंने कई बार देखा और जिसकी वजह से भविष्य में मुझे खतरा हो सकता है। इस वीडियो के आने के बाद से पंजाब पुलिस हरकत में आई और डीजीपी साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, पूर्व डीजीपी साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और उसके पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। घर में एक बहन है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। बहुत हाई प्रोफाइल कहानी है, बहुत हाई प्रोफाइल परिवार है। पहले मैं आपको इस परिवार के पूरे पात्र को दिखाता हूं और समझाता हूं और उसके बाद से कहानी को समझाता हूं कि क्या हुआ होगा। इसमें मैं डीजीपी साहब का जो पक्ष है उसे भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जो है इस पूरे पात्र को समझिए। डीजीपी साहब जो है वो पूर्व है, इस समय 2021 में रिटायर हो गए हैं। 1985 बैच के ये आईपीएस अफसर हैं। डीजीपी थे ये पंजाब के और उसके बाद से रिटायर हो गए हैं। इनका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। इनकी जो पत्नी है इनका नाम रजिया सुल्तान है। ये है रजिया सुल्तान और ये 3 बार की विधायक हैं, 3 बार की विधायक है और मंत्री हैं। और ये है इनका बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसका नाम है अकील अख्तर। इसकी उम्र 35 साल है और ये एडवोकेट है, ये प्रैक्टिस करता था और इस पर आरोप है कि ये नशा भी 18 साल से कर रहा था। ये इसके पिता डीजीपी साहब इसके ऊपर बता रहे हैं कि ये नशा करता था, इसकी वजह से इसकी मौत हुई। अब इस घटना को समझिए कि कैसे ये घटना हुई और कैसे एक जिन्न बाहर आता है और अचानक डीजीपी साहब के ऊपर एफआईआर होता है। बहुत दिन पुराना मामला नहीं है, 2-4 दिन पुराना मामला है। क्या होता है इस पूरी घटना को समझिए। 16 अक्टूबर को रात का समय था। ये अकील नाम याद रखिएगा, इसीलिए शुरुआत में नाम बता दिया, अकील अख्तर जो डीजीपी का लड़का है। 16 अक्टूबर को रात में ये बेहोश हो जाता है और जैसे ये बेहोश होता है परिवार उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहां अस्पताल इसे मृत घोषित कर देता है। इसके बाद से पोस्टमार्टम के लिए मामला जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उसमें प्रारंभिक कारण जो बताया जाता है वो नशे का ओवरडोज के कारण मृत्यु हुई रहती है इस बच्चे की, ठीक है। लेकिन उसके बाद से कुछ पुराने वीडियो इसके वायरल हो जाते हैं, किनारे स्क्रीन पे चल रहे होंगे। इस वीडियो में अकील कहता है कि मेरे पिता के मेरे पत्नी के साथ संबंध है, मेरे पिता मुझे एकदम पसंद नहीं करते हैं, मेरे नाम से बहुत प्रॉपर्टीज है लेकिन उसका एक भी पैसा मुझे नहीं मिलता है, मेरी माँ पॉलिटिक्स में है और उसकी इमेज को नुकसान ना पहुंचे इसलिए वो भी मुझे रास्ते से हटाना चाहती है, मेरी जो बहन है वो किसी और के साथ ब्याही थी लेकिन वहां से भाग आई, वो इस प्रॉपर्टी पे अपना हक चाहती है, वो भी मेरा हिस्सा खाना चाहती है। इस तरह के बहुत सारे आरोप इस 16 मिनट के वीडियो में लगाए और बकायदा उस वीडियो में ये कह रहा है कि मैं ये एविडेंस के तौर पर ये वीडियो बना रहा हूं। और जब इसने एविडेंस के तौर पे ये वीडियो बनाया तो किसी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया और बाद में उसी व्यक्ति ने, आगे उसको भी बताऊंगा, उसी व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन भी ये वीडियो पहुंचाया और कंप्लेन दर्ज कराई। आइए इसको और समझाता हूं। इसमें बहुत सारे इसने आरोप लगाए। फिर उसके बाद से फिर एक हैरान करने वाली वीडियो आती है। उस हैरान करने वाली दूसरी वीडियो में यही व्यक्ति अकील अख्तर डीजीपी का लड़का ये कहता है कि मैं मानसिक रोगी हूं, मैंने गलत बयान दिए थे, मेरे परिवार ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। यानी उन्होंने अपने पहले वीडियो को आंशिक रूप से वापस ले लिया। मतलब 16 मिनट की एक वीडियो पहले आती है जिसमें अकील बहुत सारे आरोप अपने पिता पर, परिवार पर लगाता है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर एक वीडियो आती है जिसमें वो कहता है कि वो वीडियो मैंने गलती से बना दी, मैं नशे से पीड़ित हूं, इस टाइप की चीजें। अब ये वीडियो दबाव में बनाई जाती है
है या कैसे बनाई जाती है ये तो पुलिस जांच कर रही है, ये पुलिस का विषय है। लेकिन ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पे आते हैं, इस कारण जब वीडियो ये वापस आता है तो पुलिस जो है वो एफआईआर करती है किस पर? पूर्व डीजीपी पर, इनकी पत्नी पर और बेटी, बहू, सास, सब पर, जितने लोग घर में है ना, बहन वहन, सब पे एफआईआर दर्ज करती है। अब डीजीपी साहब का बयान भी, डीजीपी साहब भी मीडिया के सामने आ रहे हैं। पुलिस ने इनके ऊपर धाराओं में, कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, इनके परिवार के ऊपर किया है। डीजीपी साहब भी अब सामने आ रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं इनको सुनिए। ये मुस्तफा ने कहा है कि बेटे 18 साल से नशे का आदी है, वो मानसिक रूप से अस्थिर था। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम की जांच में ओवरडोज के संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा है कि आरोपी नीचे जो है वो जो वीडियो वायरल कर रहा है वो राजनीतिक साजिश के तहत कर रहा है। और परिवार ने कहा है कि एफआईआर होना अपराध का प्रमाण नहीं है, ये जांच की शुरुआत है। मतलब ये जांच में सहयोग कर रहे हैं। कुल मिलाजुला कर मैं बता दूं, मुस्तफा साहब जब कैमरे के सामने आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि पिछले 18 सालों से मेरा बेटा नशे का आदी था, उसको कई स्कूल छुड़वाने पड़ गए, इसकी वजह से कई बार रिहैब सेंटर में भेजा गया, नशा मुक्ति केंद्रों में भेजा गया। वो तरह तरह का नशे का आदी था और इसी वजह से एक बार उसे ओवरडोज हो गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये भी थोड़ा सा सुनने में आपको अजीब नहीं लग रहा है? डीजीपी कोई हवलदार का पद होता है, मैं हवलदार को छोटा नहीं कह रहा हूं और डीजीपी को बड़ा भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन सामान्य बात है, सब जानता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। डीजीपी इतना हल्का पद नहीं होता है और उसका बेटा 18 सालों से नशा कर रहा है और नशा भी अवैध कर रहा है और डीजीपी वो थे तब रहते हुए कर रहा है। तो ये भी कुछ हास्यास्पद नहीं लग रहा है कि कैसे हो रहा है? ये बार बार कह रहे हैं कि पंजाब में बहुत बड़ा नशा है, उसमें मेरा बेटा भी फंस गया। ये अगर एक बार भी कह देते ना कि मेरे बेटे को अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके बाद से वो गायब हो जाएगा या कानून उसको करेगा, तो कम से कम पंजाब में इतना भी बुरा हाल नहीं है कि डीजीपी के बच्चे को घर तक नशा ला के दिया जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद डीजीपी साहब ये कह रहे हैं कि वो 18 साल से नशे का आदी था और ओवरडोज होने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब इसको समझिए, ये डीजीपी साहब का बयान है, लेकिन पुलिस एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। अच्छा, इनका बेटा एक और आरोप लगा रहा है। आरोप ये है, वो कह रहा है कि मेरा एक बेटा है और मेरा एक पुत्र है और वो मेरा है या नहीं है ये मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे लग रहा है ये भी मेरे पिता का है। इसमें पुलिस एक काम कर सकती है, डीएनए जांच करा लेगी तो बहुत सारी चीज, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस क्या कह रही है आइए मैं आपको बता दूं। इनका बेटा जो है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसने अपने वीडियो में बाकायदा ये आरोप लगाया है कि मेरे जो बच्चा है वो मेरा है या नहीं है, मेरी बेटी मेरा है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि ये मेरे पिता का ही बच्चा है। ये भी बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन फिलहाल पुलिस क्या कह रही है? पुलिस जो है वो शमसुद्दीन चौधरी, इस मामले में जो अहम व्यक्ति है जिसने वीडियो वायरल की, शमसुद्दीन चौधरी के वीडियो आने के बाद पुलिस ने डीजीपी और उनके परिवार पर 103A यानी हत्या और 61 आपराधिक साजिश के तहत प्राथमिकी जो है वो दर्ज कर ली है, प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कर ली है और एक एसआईटी बना दी है। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें जो मुस्तफा साहब है वो कह रहे हैं हम इसका सहयोग करेंगे। एसआईटी गठित कर दी गई है। मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया वीडियो, डायरी और विसरा की रिपोर्ट जो इससे पहले फॉरेंसिक में भेजी गई है, आर्गन्स की रिपोर्ट जिसको आने में 1 महीना लगता है कि किस चीज से असल में क्या कारण था मौत होने का, उसकी रिपोर्ट को बाकायदा सब पुलिस अपने गिरफ्त में ले ली है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक के मोबाइल, सोशल मीडिया अकाउंट, पुरानी डायरी, सीसीटीवी सब जो है वो खंगाल रही है और इस मामले की पूरी जांच करने की कोशिश कर रही है। और कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने इस पूरे मामले के बाद छोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है और बहुत बड़े हाई प्रोफाइल मामले का ये खबर है, जिसमें पत्नी जो है मुस्तफा की, जो डीआईजी हैं उनकी, डीजीपी हैं उनकी पत्नी जो है वो 3 बार के विधायक हैं, बहुत पावरफुल कपल हैं वो हरियाणा के, और वो खुद डीजीपी रह चुके हैं। और उसके बाद से इतना बड़ा मामला अगर आया है तो इसको समझने की जरूरत है। इस पे जो सवाल उठते हैं उसमें को मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं। पहला आरोप लगाने वाला और दूसरा माफी मांगने वाला, 2 वीडियो इस
लड़के की आई है। इसमें जो कौन सी स्थिति आपको अधिक भरोसेमंद लग रही है ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो पहली वीडियो है जिसमें ये कह रहा है कि मेरे पिता के मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध है, वो वाला, या दूसरी वीडियो जिसमें ये माफी मांग रहा है, कह रहा है वो वीडियो मैंने गलती से बना दी, 18 साल से नशे की वजह से ये गलती से बना दी। इसमें आपको कौन सही लग रहा है? क्या अकिल मानसिक बीमारी का दावा एक प्रकार का बचाव हो सकता है, या सच में समस्या थी और सही जांच किस प्रकार से हो सकती है? दूसरा, क्या अकिल की जो मानसिक बीमारी थी उसके पिता के लिए एक बचाव का बहुत बड़ा रास्ता हो सकती थी, या सच में समस्या है, और अगर समस्या है तो इसकी जांच किस प्रकार से हो सकती है? तीसरा, अकिल ने अपने वीडियो में जो कहा है, मैंने इससे पहले भी उठाया है कि उसका बच्चा है और उस पर शक है उसे, क्या इसकी डीएनए जांच एसआईटी कराएगी, या इसको कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो ये मामला भी मुद्दा उठ सकता है? जिसने ये वीडियो अकिल की वायरल की है, जिसने ये वीडियो समाज के सामने लाई है, जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज किया है, क्या वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो उसके पिता कह रहे हैं, या सच में अकिल को इंसाफ दिलाने के लिए उस व्यक्ति ने ये वीडियो लाई है? ये सब सवाल आपके पास मैं छोड़ के जा रहा हूं। फिलहाल इस मामले में पुलिस और एसआईटी जांच कर रही है। मैं इस मामले पे नजर बनाए हुआ हूं, जो भी अपडेट आएगी आपको जरूर दूंगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद आइए आपको उत्तर प्रदेश की सैर कराते हैं और उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष भर्ती और रोजगार की मिसाल दिखाते हैं कि किस तरह से योगी सरकार जो है युवाओं को नौकरी दे रही है। दोस्तों, पिछले 2012 से 2017 जब सपा की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में 1,38,000 सरकारी नौकरी दी गई थी, लेकिन योगी गवर्नमेंट आने के बाद 8 सालों में 8.5 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दी गई है। और तो और इसमें जो सबसे हैरान करने वाले आंकड़े हैं, इसमें 60% नौकरियां जो है हिस्सेदारी वो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिला है। और सबसे हैरान करने वाली बात है, इन 8.5 लोगों को जब नौकरियां दी गई, 8.5 लाख लोगों को जब नौकरियां दी गई, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। सभी नौकरियों के जो एग्जाम होते थे वो सीसीटीवी और बायोमेट्रिक के साथ होते थे, जिससे पारदर्शिता जो है वो बनी रही। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के अलावा रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 14,64,000 युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी दी गई सरकार के माध्यम से। और तो और उत्तर प्रदेश में पहली बार 60,244 पुलिस पदों की भर्ती हुई, जिसमें 12,048 तो सिर्फ महिलाएं थी। मतलब नारी सशक्तिकरण पर भी उत्तर प्रदेश जितना ध्यान दे रहा है उतना किसी स्टेट की सरकारें उतना ध्यान नहीं दे रही हैं। उसी तरह राज्य में जो निवेश है वो 45 लाख करोड़ रुपए का आया है, जिससे लगभग 60 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। समझिए, 60 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो गई, दंगे नहीं हुए, इसलिए बाहर की कंपनियां आ रही हैं, निवेश कर रही हैं, जिससे 60 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। और तो और उत्तर प्रदेश सरकार ने 286 सरकारी आईटीआई में 1,84,280 सीटें खोली हैं, जिसमें 92 आधुनिक ट्रेड पढ़ाए जा रहे हैं, आधुनिक ट्रेड 92, जिसमें 1,510 प्रशिक्षु टीचर नियुक्त किए गए हैं और इसका शुल्क केवल 40 रुपए है। लाखों बच्चे इससे नया हुनर सीख रहे हैं और हर जिले में 4,000 से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें 13 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से निष्पक्ष भर्ती और रोजगार दिए गए हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप सरकारी नौकरी वाले आपको मिला है इस गवर्नमेंट में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।